हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ पर मिलती है हमें? बायोस्फीयर में। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एक ऐसी जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. जो बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के लिए और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, इसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। Plants provide us with the timber, shelter of animals, produce oxygen, protect soil for growing crops, act as shelter belts, give us fruits, vegetables, help in स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमें टिम्बर भी प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल्स के रहने की जगह होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि क्रॉप्स को उगाया जा सके, और हमें फ्रूट्स भी देते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, और जो अंडरग्राउंड वाटर्स हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके शॉर्टेज की मतलब उसकी जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो जानवर होंगे, पक्षी होंगे, और जो छोटे कीड़े वगैरह होंगे, और उसके बाद जल में रहने वाले यानी कि एक्वेटिक लाइफ वाले जीव भी होंगे। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल एंड हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, एक्ट एज डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। उनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, और जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं ये। उसके अलावा इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन is a renewable resources, but its judicial use is must. If not utilized in proper manner, it can lead to loss of life and further more calamities. अगर नेचुरल यहाँ पर ये कह रहा है पॉइंट कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो हमें लिमिटेड तरीके से करना चाहिए, यानी कि अंधाधुंध यूज़ नहीं करना चाहिए उन रिसोर्सेज का। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर मैनर में उसका यूज़ नहीं होगा, तो बहुत सारी कैलेमिटीज़ भी रहेंगी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है, ड्रॉट वगैरह इस तरीके की, वो भी आएंगी, बाढ़ वगैरह, है ना, और जो लाइफ है वो भी लोग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड वाइल्ड एंड नेचुरल वेजिटेशन मेक अ डीप कनेक्शन। दोनों में, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन में एक डीप कनेक्शन है, तो इसलिए दोनों को ही प्रिजर्व करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का, वो कैसे है कि जो वेजिटेशन होती है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा आर द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है, टुंड्रा है, इस तरीके के बहुत सारे टाइप्स हैं वेजिटेशन के पूरी दुनिया में। फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई एंड दीज एरिया हैव हैवी रेनफॉल एंड ह्यूज ट्रीज। कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है, और इन एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जाते हैं। ग्रासलैंड आर एरियाज हैविंग शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो वहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत शॉर्ट हाइट वाले ट्रीज़ होंगे, और घास ही उगी हुई मिलेगी उस प्रदेश में, और मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम रेनफॉल नहीं होती है। एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो जो मॉइस्चर का अमाउंट है, अगर वो कम होता है तो जाहिर सी बात है जो ट्रीज़ है उनका साइज़ भी छोटा हो जाएगा, और जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। एंड थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं।
एंड द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन हैव डीप रूट्स एंड leaves with a thorny and waxy surface help reduce loss of moisture through transpiration. होता क्या है कि इनकी जो रूट होती है, इस तरीके की जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा डीप रूट होती हैं, है ना, ज़मीन के अंदर तक, बहुत नीचे तक होती हैं। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो कांटे वाली होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मॉइस्चर है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत जल्दी नहीं होता है। एंड टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कॉम्प्राइज ऑफ मोजेस एंड लिंचेस। जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो कैसे रीजन की है, जो वो ठंडे पोलर रीजन की है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको टुंड्रा वेजिटेशन बोला जाता है। एंड एवरग्रीन एंड डेसिडियस आर द टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। जो एवरग्रीन और डेसिडियस हैं ये फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, और ये डिपेंड करता है इनके लीव्स को गिराने के टाइम पर, मतलब कि किस तरीके से अपनी जो पत्तियाँ उनको गिराते हैं। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस जो एवरग्रीन के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी जो लीव्स होती है उनको नहीं गिराते हैं किसी भी सीज़न में, लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसमें वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। In India, mostly evergreen and deciduous forests are found, which are rich source of timber and forest produce. इंडिया में एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब जो टिम्बर एक कहा जाए तो जो रिच सोर्स है टिम्बर की और फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस मिलते हैं, जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं उनके लिए। हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया मिक्स्ड फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑल्टीट्यूड। हिमालय रीजन्स में अगर देखें तो मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं उनकी ऊंचाई के हिसाब से, जिस जिस हिसाब से वो ऊंचाई पे बढ़ते चले जाते हैं उस तरीके की वेजिटेशन मिलती है। जैसे कि टैगा है, फिर एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी हैं, तो कई तरीके के वहाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।